हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस ह्यूमर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी गुड। और जैसा आप देख सकते हैं, इस वीडियो सीरीज में हम शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड पीसीएस के लिए जो पीवाईक्यू सीरीज है उसको हम कवर करने वाले हैं। उत्तराखंड पीवाईक्यू सीरीज में हम देख रहे होंगे हमारे 2021, हमारा 2016 और 2012 तीनों साल के हम पीवाईक्यू को देखेंगे और विद सॉल्यूशन देख रहे होंगे, यानी कि जो क्वेश्चंस होगा उसके आंसर्स के साथ भी चलेंगे। साथ ही हम देख रहे होंगे क्वेश्चन का टाइप किस तरीके से आ रहा है, क्वेश्चंस पूछे किस तरीके से जा रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, कौन से सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सारी चीजों को एनालिसिस के साथ हम यहाँ पर देख रहे होंगे। तो उत्तराखंड के लिए अभी हमारा पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है। लेटर ऑन उत्तराखंड के लिए जीएस के लिए उत्तराखंड जो स्पेशल है, उत्तराखंड का जीके है, उसके लिए भी क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे, टेस्ट सीरीज भी लाने की कोशिश। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर उत्तराखंड के लिए मिलने वाली हैं। तो बिना देरी किए हुए इस वाले वीडियो हम शुरू करने वाले हैं। यूके पीसीएस प्रीलिम्स 2021 का जीएस का पेपर 1, यानी कि जो जनरल स्टडीज वाला पेपर था, वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरी बात ये है कि इसके जो यहाँ पर आंसर्स हैं, वो आंसर भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। 2021 वाला उत्तराखंड का जो पीसीएस का पेपर हुआ था, 2022 में ये 2022 में इसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। 2021 का वैसे ये वैकेंसी थी। तो यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं अपने 2021 के क्वेश्चन पेपर को। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा देश अफ्रीका में अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो देश है वो अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। और ऑप्शंस हैं गैबन, गिनी, गुयाना, गिनी बिसाऊ। तो इनमें से जो गुयाना है, जो कि बी में, सी बी ऊपर नीचे हो गए, कोई इश्यू नहीं है, बस हमारे सामने आंसर होना चाहिए। तो गयाना है वो अफ्रीका महाद्वीप का कंट्री नहीं है, बल्कि वो हम देखेंगे तो साउथ अमेरिका का कंट्री है, ना कि अफ्रीका का। ठीक है, तो नहीं पूछ रहा है, हमारा आंसर बी इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला की बात कर रहा है। यहाँ पर लंबाई के मामले में बात कर रहा है, यानी कि जब हम संसार में सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करते हैं तो वहां पर माउंट एवरेस्ट आता है, लेकिन जब हम बात करते हैं लंबाई के मामले में, तो साउथ अमेरिका के अंतर्गत हमारा जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत हम इसको यहाँ पर जान रहे होते हैं। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? नीलगिरी, कार्डमम, अन्नामलाई, सह्याद्री। तो देखो, अगर इस तरह से हम भारत की कुछ ऐसे करके रचना बनाएंगे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा हमें पश्चिमी घाट, ये वाला मिल जाएगा पूर्वी घाट। इन दोनों के बीच में, यानी केरल और जो तमिलनाडु है, इनके बॉर्डर पर जो हमें पहाड़ियां मिलेंगी उनको बोलते हैं हम नीलगिरी पहाड़ियां। तो 3 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चौथे को बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती? ये जलधाराओं से जो करंट्स है हमारी, उनसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इनमें यही चीजें होती हैं कि भाई कौन सी जलधारा पैसिफिक की है, कौन सी जलधारा अटलांटिक, इंडियन ओशियन की है। तो इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी अटलांटिक में प्रवाहित नहीं होती। तो अटलांटिक में प्रवाहित ना होने वाली धारा है इसमें से बेंगोला। ठीक है, ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेजियन, फ्लोरिडा। बाकी सारी अटलांटिक में प्रवाहित होती है, बल्कि बेंगोला है ये अटलांटिक में प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन है बोर्नियो, मेडागास्कर, न्यू गिनी और सुमात्रा। तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा पूछ रहा है। पहले सबसे बड़े की बात करेंगे तो हमें ग्रीनलैंड आता है। सबसे बड़े द्वीपों की मामले में ग्रीनलैंड आएगा सबसे पहले पे। दूसरे पे आता है, अगर दूसरे की बात करेंगे तो न्यू गिनी। न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित इनमें से नहीं पूछ रहा है कि भाई जो हमारी जो स्थानीय पवनें हैं, जो लोकल विंड्स हैं, कौन सी लोकल विंड्स कहाँ पे बहती है, कहाँ पे फ्लो करती है, उनके बारे में चीजें हमसे पूछी जा रही हैं। फोन जो लोकल विंड्स है ये अल्प्स पर्वत पर बहती है, ये तो सही है हमारा। बोरा के बारे में पूछ रहा है। बोरा साइबेरिया, तो बोरा साइबेरिया में नहीं है, यही गलत हो जाएगा। ये बोरा है वो साइबेरिया में नहीं फ्लो करेगी, यही हमारा गलत है। और राइट ऑप्शन इसके लिए यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो मिस्ट्रल है, ये राइन घाटी में जो जर्मनी वाला एरिया है यहाँ पर बहेगी, सही है। खमसन है मिस्र में, बहुत फेमस है, ये यहीं पर फ्लो करेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। सातवां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? देखो, लंबाई के बारे में बात कर रहा है। जब हम बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी नदी के बारे में बात करेंगे, पहले हम लंबाई का देख लें तो नील नदी सबसे विश्व की पहली सबसे फर्स्ट है नील नदी। ठीक है, अगर दूसरी के बारे में बात करेंगे तो दूसरी हमारी अमेजन होती है सबसे लंबी। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे कि वाटर के वॉल्यूम की बात करेंगे, तो अमेजन नदी वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है, लेकिन लंबाई के मामले में सेकंड नंबर पर आ जाती है। लंबाई के मामले में पहले नंबर पर आ जाती है हमारी नील नदी। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? देखो, रॉक्स जो होती हैं 3 तरह की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। कायांतरित चट्टानें जो होती हैं, जो आग्नेय और अवसादी चट्टानें होती हैं, उनमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण उनके जो केमिकल चेंजेस उनके अंतर्गत होते हैं, उनको हम कायांतरित चट्टानें बोलते हैं। तो इनमें से एग्जांपल पूछ रहा है, कायांतरित चट्टान का एग्जांपल इनमें से कौन सा नहीं है? क्वार्टजाइट है, नाइस है, मार्बल है, डोलोमाइट। डोलोमाइट इसका कायांतरित चट्टान का एग्जांपल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो मालवा, दक्कन, छोटा नागपुर और बुंदेलखंड। अगर इसके बारे में हम बात करें तो हमारा जो मालवा का पठार है वो हमें अरावली विंध्यन श्रृंखला, अरावली यानी कि गुजरात और राजस्थान वाला एरिया मिलेगा। और हमारा विंध्यन की बात करेंगे तो एमपी की साइड नीचे की तरफ हमें मिलने वाला है, और यहाँ बीच में हमें मिल जाएगा जो मालवा का मालवा प्लेट्यू, वो यहाँ पर बीच में मिल रहा होगा। नेक्स्ट,
विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा को बहुत फेमस है, क्यूबा को चीनी का कटोरा बोला जाता है जब ओवरऑल हम वर्ल्ड के लेवल पर जब बात कर रहे होते हैं। तो आंसर नंबर 20 क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। 11वां देखेंगे तो हम मेजरली अगर क्वेश्चंस को देखें तो थोड़े फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कोई हार्ड टाइप के या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं, जैसा यूपीपीसीएस या फिर अदर स्टेट बीपीएससी वगैरह में मिलते हैं। यहाँ पर हमें सिंपल से सीधे सीधे क्वेश्चन फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निम्न में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पर हमसे सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है इनमें से ये पूछा जा रहा है। तो बासपा यहाँ पर मिल जाएगा, स्पीति है, व्यास है, लेकिन रावी नदी है हमारी जो दूसरे ऑप्शंस में अवेलेबल है। रावी नदी हम देखेंगे तो रावी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं मिलेगी हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथन किसने कहा था वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? ठीक है, तो वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है तो हम देखते हैं जो जलवायु का वर्गीकरण होता है वनस्पति के आधार पर AW CWG इस तरह से कुछ हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन मिलने वाला है इससे रिलेटेड। तो कोपेन के द्वारा कहा गया था कि जो वनस्पतीय जलवायु का सही मापदंड है, यानी कि किस जगह पर किस तरह की वनस्पति मिल रही है, इस चीज से हम उस जगह की जो क्लाइमेट है और वहां की जलवायु है उसका हम आइडिया आराम से लगा सकते हैं। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? तो अगर हम देखो परतों की ऑप्शंस की बात करें तो जो हमारा जो वायुमंडल है उसमें अगर परतों की बात करें तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर हम बात करेंगे समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, ठीक है, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इस तरह से जो परतें होती है हमारी, ठीक है। ओजोन हम बात कर रहे होते हैं समताप मंडल वगैरह की। तो यहाँ पर जो सममंडल है, सममंडल में इनमें से कौन सा उपस्थित नहीं है उसकी बात कर रहा है। तो आयन मंडल है ये सममंडल में उपस्थित नहीं है, बाकी क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और समताप मंडल ये हमारा मिलेंगे हमें सममंडल के अंतर्गत। आयन मंडल हमें इसके अंतर्गत नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14वां। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा के बारे में पूछा जा रहा है, आयरन ओर, अब्रक, जिप्सम, बॉक्साइड। तो कोडरमा के बारे में बात करेंगे तो कोडरमा हमारा अब्रक के लिए फेमस मिलने जाएगा, काफी फेमस साइट होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पीटर्सबर्ग, भारत का पीटर्सबर्ग किसको बोला जाता है? तो ऑप्शन हमारे देख लेंगे, भागलपुर, वाराणसी, सिंदरी और जमशेदपुर। पीटर्सबर्ग किसके लिए? आयरन ओर या फिर लौह उद्योग के लिए काफी फेमस है। तो जमशेदपुर जो झारखंड में हमें सिचुएटेड मिलता है, तो झारखंड में जो जमशेदपुर है उसको भारत का पीटर्सबर्ग के नाम से हम लोग जान रहे होते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित मिलेगा हमें? माता टीला बांध नर्मदा पे, केन पे, सोन पे, बेतवा पे। तो बेतवा नदी पर हमें माता टीला बांध मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए, एचवीजी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्न में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं है? जो गैस पाइपलाइन है इनके स्टेशन के बारे में पूछा जा रहा है और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ये स्टेटस नहीं है। तो आंवला में है, बवराला में है, औरैया में है, लेकिन गुना में नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ऑलमोस्ट करंट अफेयर आसपास के टाइम पर ये जो थोड़ा चर्चा में बना हुआ था इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? सेंसस से क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 का जो हमारा सेंसस है ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो पूछने मतलब रखने वाला एक ऑप्शन हमें पता करना है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है ये तमिलनाडु, गोवा और आंध्र प्रदेश। तो इनमें से बात करेंगे, इनमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें सबसे ज्यादा जो तमिलनाडु के पास जो है सेक्स रेशियो में मिलने वाला है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा द्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? तो ये जो अभी हम जो सेट डिस्कस कर रहे हैं, सेट ए के जो आंसर्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो सेट ए था उस टाइम पे जो कंडक्ट हुआ था। निम्न में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? तो लक्षद्वीप अभी काफी चर्चा में बना हुआ है, रिपीट होने की चांसेस भी हैं। अभी जो आने वाला अपकमिंग एग्जाम है हमारा उसमें भी रिपीट होने के चांसेस हैं। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह में इनमें से कौन सा अंग इसका नहीं होने वाला है? तो हम देखेंगे तिलनचोंग, कावरत्ती, अगाती, कल्पेनी। तो नीचे वाले तीनों इसके अंग होंगे, जो जबकि जो तिलनचोंग है ये हमें लक्षद्वीप का अंग नहीं मिलने वाला है। कोपेन से फिर से क्वेश्चन है, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्न में से कौन से शब्दों का कौन से शब्दों का यूज करा था? यानी कि भारत का जो गंगा यमुना का जो विशाल मैदान है वहां की जलवायु के संबंध में कौन सा इंडिकेशन दिया था कोपेन के द्वारा? तो इसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये CWG करके जो है कोपेन के द्वारा बताया गया था कि जो हमारा गंगा यमुना का मैदान है CWG करके उसने इसको डिनोट करा था। इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो ये यूके में भी आ रखा है, बीपीएससी में भी आ रखा है, यूपीपीसीएस में भी आ रखा है, तीनों स्टेट्स के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के कितने जनपद अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? यानी कि जो इंटरनेशनल यानी कि किन किन ऐसे उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो अन्य जो देश हैं उनसे सीमा साझा करते हैं? तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा पांच जो जिले होंगे उत्तराखंड के वो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा कर रहे होंगे, ठीक है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार यानी 2011 के सेंसस के बारे में पूछा जा रहा है, उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज करी गई थी? यानी कि हमारा जो लास्ट डिकेड था 2001 से 2011 के दौरान निगेटिव जो है ग्रोथ इसमें दर्ज करी गई थी। कहां पर नेगेटिव ग्रोथ है उसको दर्ज कराया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा ये दोनों जगह पर यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ रेट को जो है दर्ज कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद राष्ट्रीय पार्क इसमें सम्मिलित हैं। गोविंद राष्ट्रीय पार्क में क्या मतलब कौन सी नदी का उद्गम होता है? गोविंद राष्ट्रीय पार्क है, यहाँ पर कौन सी नदी का उद्गम होता है यहाँ से? तो भागीरथी, बिलंगना, यमुना, टोन्स। तो यहाँ से हम बात करेंगे जो टोन्स नदी है इसका जो है उद्गम हमें मिलेगा यहाँ पे गोविंद राष्ट्रीय पार्क से, ठीक है। तो ये डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
निम्न में कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है उत्तराखंड का उसको बोलते हैं सिडकुल से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सिडकुल में अवेलेबल हमें नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो रुड़की नहीं है, इसमें रुड़की नहीं मिलने वाला है, सेलाकुलाई है, ठीक है। तो नहीं पूछ रहा है तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितार हरिद्वार में भी जो है सिडकुल ही हमें मिलने वाला है, रुड़की में ये नहीं, तो ऑप्शन ए इसका राइट था। खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है, यानी कि जो हम वनस्पति की बात करते हैं तो खैर इनमें से कौन से टाइप का वृक्ष हमें मिलने वाला है? अल्प अल्पाइन, उप अल्पाइन, शीतोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। तो जो हमें खैर मिलने वाला है उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रकार जो है उसका एग्जाम्पल हमें ये मिलने वाला है। यदि किसी पंचायत को भंग करा जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर हो जाने चाहिए? तो ये 6 माह के भीतर जो इलेक्शन है उनको कराने का प्रावधान होता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखेंगे। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान करे गए हैं? तो हम जानते हैं 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारी 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल जो है कि जो एक्ट लाया गया था, दल बदल के प्रावधान करे गए थे। कई बार ये भी पूछ लेता है ये एक्ट कब आया, तो ध्यान रखेंगे 1985 में ये एक्ट आता है, ठीक है। जो पार्टी बदलने वाले लोग हैं उनकी सदस्यता को खत्म करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित करे जाते हैं? तो देखना है भाई, लोक लेखा समिति उसमें टोटल 22 जो मेंबर होते हैं उसमें से 15 प्लस 7 होते हैं। तो लोकसभा से पूछ रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है, ओवरऑल नहीं पूछ रहा है, क्योंकि अगर ओवरऑल लगाएंगे तो आप 22 हो जाएंगे, ज्यादातर लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिर्फ लोकसभा की बात करें यार तो 15, यानी कि 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। 29 को देख लेते हैं। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में करी गई थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता की जो घोषणा करी गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में, रावी नदी के तट पर जो राष्ट्रगान करके और जो झंडा फहराया गया था वहीं से हमने जो है 26 जनवरी वाली डेट को इंगित करा था। तो 26 जनवरी 1929 इसी टाइम को हम देखते हैं लाहौर अधिवेशन, ठीक है। चलिए अगला, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन हिंदी का इसका प्रारूप जो है कब अपनाया गया था? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेट्स यहाँ पर दी गई 26 जनवरी 1949 तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा था। 24 जनवरी 1950 को हमने जनगण मन यानी कि हमारा जो राष्ट्रगान है और राष्ट्रगीत है दोनों को इसी डेट को हमने जो है अडॉप्ट करा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्न में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? ये क्वेश्चंस काफी आते रहते हैं, जितने भी हमारे आयोग हैं उनके पहले अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष उनके बारे में। तो इससे रिलेटेड एक जीएस उमर पर डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा। जितने भी अभी वर्तमान में आयोग हैं भारतीय शासन में मेनली और संविधान के अंतर्गत भी जितने पहले अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष इनके बारे में सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल वहां पर मिल जाएंगे, हमने करा रखे हैं, करंट के साथ भी अपडेटेड है एकदम, ठीक है। तो पहले एनएचआरसी के पहले अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो जो अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो पहले अध्यक्ष थे इसके रंगनाथ मिश्रा जी, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन सा? तो जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल के बारे में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी पहले जो जेएनके के उपराज्यपाल थे, राधाकृष्ण माथुर जी पहले लद्दाख के जो है एलजी थे। सीडीएस तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसे सैन्य सलाहकार मतलब किसको अपनी सैन्य सलाह देते हैं? अगर इसके ऑप्शंस की बात करें तो रक्षा मंत्री इनका जो है राइट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है, कि किसके सैन्य सलाहकार होते हैं। तो रक्षा मंत्री इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी, 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। 34 को देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि आईएलओ के बारे में पूछा जा रहा है। आईएलओ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से कई बार ये क्वेश्चन आता है। आईएलओ की स्थापना की बात करेंगे तो 1919 में यानी कि 1919 में इसकी स्थापना होती है। संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? तो देखो संपत्ति के अधिकार की हम पहले बात करेंगे तो पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हम अगर बात करेंगे इसको तो मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल के लीगल राइट यानी कि कानूनी अधिकार में डाल दिया। और हम बात करेंगे तो आर्टिकल 300 का इसमें इसको ट्रांसफर कर दिया गया और ये लीगल राइट की यानी कि कानूनी अधिकार की श्रेणी में इसको डाल दिया गया। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 36 की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो जोनल काउंसिल की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, कि इनकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और एक और ऑप्शन मिल जाएगा हमें जो है वित्त मंत्री। तो राइट ऑप्शन है इसका, मिल जाएगा हमें बी, भारत के गृह मंत्री हैं। वो जो जोनल काउंसिल्स होती हैं यानी कि जो जितनी क्षेत्रीय परिषदें होती हैं उनकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे होंगे। 2 सूचियां दी गई हैं, इनका समामेलन करना है हमें। यहाँ पर हमें राज्यों के नाम दिए गए हैं और राज्यसभा में सीटों के बारे में बातें दी गई हैं। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि किसमें कहाँ कितनी सीटें मिलने वाली। इस तरह से जो सीटों से क्वेश्चन आते हैं काफी ज्यादा ये क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीटेड मोड पे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, मिलान करने के लिए ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है। तो देख लेते हैं हम कहाँ पर कितनी सीटें मिल रही हैं, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे तो सबसे पहले झारखंड है। झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में हमें 6 सीटें मिल जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरा अगर हम बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर हमें मिल जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 3 सीटें मिल जाती हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में हमें जो है 5 सीटें मिल जाती हैं, ठीक है। झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ की बातें करेंगे तो छत्तीसगढ़ में 2 सीटें
जस्ट सेकंड, हाँ छत्तीसगढ़ में हमें 5 सीटें मिल जाएंगी और पंजाब की अगर हम बात करेंगे तो पंजाब में मिलेंगी हमें 7 सीटें। ठीक है सर, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, डी इसका राइट ऑप्शन होगा 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 38वां, भारत में जो दक्षिण है इसके शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित करा गया था, यानी भारत की पूछा जा रहा है, यानी कि भारत में जो सार्क का सम्मेलन है सबसे पहले कब इसका आयोजन कराया गया, तो 1986 में इसका सबसे पहले आयोजन करा गया था। निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात करता है, यानी कि एनसीबीसी के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इनके लिए जो पूछ रहा है। तो 102वां जो संविधान संशोधन आता है इसके द्वारा एनसीबीसी को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान कराया जाता है एनसीएससी और एनसीएसटी की तरह। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 39 का सी। ठीक है, चलो 40 के बारे में बात करेंगे। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो विधानसभा जो परिषद है, परिषद के बारे में पूछा जा रहा है, ध्यान रखना है। तो परिषद के इसका जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। ठीक है, विधानसभा 5 वर्ष हो रखा होता है उनका कार्यकाल। चलिए 41 के बारे में बात करेंगे हम। भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज की जो हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी आई थी, इस पॉलिसी को अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन, मतलब पूछा जा रहा है यहाँ पर कौन इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो ध्यान रखेंगे। जब हमने पहली फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज की, यानी कि हम पहले से किसी देश के ऊपर जो है न्यूक्लियर हथियारों का यूज नहीं करेंगे, तो इस पॉलिसी को अपनाया था उस टाइम पर भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, इस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री हो रहे होते हैं। ठीक है, 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 41 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, 42वां क्वेश्चन हमारे सामने देख लेते हैं। निम्न तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस यानी कि सिविल सर्विस डे मनाया जाता है भारत में, तो हम सिविल सर्विस डे की बात कर रहे होंगे तो 21 अप्रैल को हम जो है सिविल सर्विसेज डे मना रहे होते हैं। सॉरी, चलिए केंद्रीय सूचना आयोग की बात करी जा रही है, यानी कि यहाँ पर सीआईसी की बात करी जा रही है। सीआईसी की स्थापना किस वर्ष होती है, ठीक है, तो स्थापना की बात करेंगे तो सीआईसी की स्थापना यहाँ पर, हाँ स्थापना की बात हो रही है तो सीआईसी की स्थापना 2005 में हम यहाँ पर देख रहे होते हैं, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 44वां क्वेश्चन हम देखेंगे, तो 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था, तो ये जो एक्ट है 1980 में, 81 में, 74 में, 86 में, तो ये एक्ट लाया गया था इसका 1981 में, यानी कि वायु प्रदूषण वाला जो एक्ट है 1981 में आया था। किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी, थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन था, पुराना क्वेश्चन था, यानी लोकसभा में महिलाओं की संख्या सबसे कम किस टाइम पे थी, 52 में, 67 में, 77 में और 89 में, तो ये जो सबसे कम संख्या होने वाली थी 1977 में, ये सबसे कम संख्या जो है महिलाओं की हो रही थी। निम्न में से किसी संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, महान्यायवादी, महाभिकर्ता, मुख्य न्यायाधीश, उनमें से कोई नहीं। तो हम अटॉर्नी जनरल को के बारे में जब बात करते हैं, आर्टिकल 76 जिससे कि हम बात करते हैं, जो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा महाधिवक्ता होता है, ये दोनों सदनों की, ये जो हम बात करेंगे तो सदनों भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता, इस चीज का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, आर्टिकल 76 से संबंधित है, ए ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित से किस वर्ष, ये मतलब ईयर के बारे में पूछ रहा है, ये नाम परिवर्तन जो अधिनियम है किस वर्ष अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे ये जो एक्ट है 47, ये जो एक्ट है हमारा, ये आता है 2006 में, 2006 में आता है, 2007 में नाम जो है चेंज कर दिया जाता है उत्तरांचल से उत्तराखंड। ठीक है, चलो उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस स्थिति को अस्तित्व में आया, ये पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड राज्य किस स्थिति को अस्तित्व में आता है। तो अगर उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व की बात करेंगे तो 9/11 यानी कि 9 नवंबर 2011 इस डेट को उत्तराखंड जो है इसकी राज्य की स्थापना होती है। इस दिन हम स्थापना दिवस भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं उत्तराखंड के लिए। ठीक है, 49, निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा सीएम था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा करी थी, तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा करी गई थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ करा गया था। तो जो उत्तराखंड का जीके का क्वेश्चन है, हिस्ट्री वाला क्वेश्चन है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ करा गया था कुमाऊं और गढ़वाल में। कुमाऊं और गढ़वाल दो में हम जो पूरा ओवरऑल उत्तराखंड है इसका डिवाइड कर रहे होते हैं। तो इनमें से ऑप्शन है हमारे सामने जॉर्ज विलियम ट्रेल, कर्नल गार्डियल, हेनरी रैमजे और डैनियल एबर्टसन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सर हेनरी रैमजे। रैमजे के द्वारा जो है राजस्व पुलिस प्रणाली का जो है शुरुआत करी गई थी गढ़वाल में और कुमाऊं में। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में लोकसभा सांसदों की या फिर लोकसभा जो सीट्स हैं उनकी इनडायरेक्टली जो लोकसभा सीटें हैं उनकी संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 जो है लोकसभा की सीटें होंगी उत्तराखंड से। टोबिन टैक्स कहां पर लगाया जाता है। टोबिन टैक्स की हम बात करेंगे तो बाध्यताएं सर्जित करने वाली संस्थाओं पर, विदेशी विनिमय लेन देन पर, भार के आधार पर, मूल्य के आधार पर। तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विदेशी विनिमय की, यानी कि जो हम फॉरेन एक्सचेंज करते हैं उस फॉरेन एक्सचेंज के लेन देन पर जो है हम टोबिन टैक्स लगाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए सी। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है। तो कृषि उत्पादों का यानी कि जो हमारे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो मार्केट है उनको रेगुलेशन किसके द्वारा करा जाता है। तो उनका रेगुलेशन आवश्यक वस्तु अधिनियम बता रहा है यहाँ पर 1955। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 53 का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में सही नहीं है, यानी कि एनडीसी के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है हमें इनमें से। तो इसके अंतर्गत सभी राज्यों के सीएम होते हैं, ये तो सही है। ये गैर संवैधानिक निकाय है, ये भी सही है हमारा। ये एक वैधानिक निकाय, ये गलत हो जाएगा, ये एक वैधानिक निकाय नहीं, यानी कि जो कोई कानून के द्वारा जिसका निर्माण करा जाता है उसको हम वैधानिक निकाय बात करते हैं, ठीक है। तो वैधानिक नहीं है ये, और ठीक है, और गैर संवैधानिक तो यही है, और वैधानिक निकाय है, यही हमारा गलत हो जाएगा। गलत ही हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, सी राइट ऑप्शन है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए, ये भी इसके बारे में सही है, लेकिन हमसे गलत पूछ रहा था, तो सी इसका गलत राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्न में से क्या शामिल नहीं था, ठीक है। तो इनमें से जो 4 चीजें दी गई हैं, इनमें से कौन सी चीजें शामिल नहीं थी, हमसे पूछ रहा है। गरीबी को हटाना शामिल था, रोजगार के अवसरों का विस्तार करना शामिल था, लैंगिक असमानता भी शामिल था, पूंजी बाजार मजबूत करना ये इसमें शामिल नहीं था, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56, आईएमएफ के बारे में क्या सही है, जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, हमारा कोष है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इनके इसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। यह किसी भी देश को कर्ज देता है, ये सिर्फ विकासशील देशों को कर्ज देता है, ये सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है, ये देश के केंद्रीय बैंकों को कर्ज देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ये सिर्फ सदस्य देशों को ही कर्ज देता है, ठीक है, ये इसके बारे में सही है। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में है, यानी कि मान लीजिए एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो दूसरी वो क्या है, ठीक है। तो हम देखेंगे तो मुद्रा का कमजोर होना, यानी कि मुद्रा की जो देख के मान लीजिए अगर हम कंपैरिजन के लेवल पर देखें, तो अगर मान लेंगे डॉलर के मुकाबले में अगर हम रुपए के बारे में बात करेंगे, तो एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, यानी कि डॉलर के मूल्य में अगर वृद्धि हो रही है, तो दूसरी की तुलना में बात करेंगे, दूसरी की तुलना में, यानी कि दूसरी जो मुद्रा है वो दूसरी मुद्रा कमजोर हो रही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 57 का ए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे 58, निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही है, इनमें से जो डी ऑप्शन मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनके बारे में हमें बताना है। चलिए देख लेते हैं हम। पहला, मुद्रास्फीति बंधक पत्र धारकों को लाभ पहुंचाती है, तो ऐसा भी नहीं है। मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है, तो बिल्कुल सही बात है, हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि उधार लेने वाले व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए कि अगर अभी कोई जैसे अभी मुद्रा के इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जब इन्फ्लेशन होती है तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। तो बात करेंगे कि उधार लेने वालों को लाभ पहुंचा दिया, यानी कि जब उनको पैसा वापस कर रहे हैं तब भी उतना ही पैसा वापस करेंगे वो। मान लीजिए अगर 100 रुपए किसी ने उधार लिया है, और अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन हो गई, मुद्रा की वैल्यू कम हो गई है, तो वापस उन्हें 100 रुपए ही करना है, लेकिन जब उन्होंने लिया था तब 100 रुपए की वैल्यू ज्यादा थी, और जब वो वापस कर रहे हैं तो 100 रुपए की वैल्यू अभी कम होगी, क्योंकि मुद्रा के मूल्य की कमी हो गई है इन्फ्लेशन के कारण। तो उधार लेने वाले को लाभ पहुंचता है, लेकिन उधार देने वाले को हानि पहुंचती है इन्फ्लेशन के टाइम पे। तो ध्यान रखना है, बी हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मुद्रास्फीति स्थायी आय समूह को लाभ पहुंचाती है, नहीं, ये गलत है। स्थायी आय समूह को हानि होती है, ना कि लाभ पहुंचाती। क्यों? क्योंकि उनको मान लीजिए किसी को सैलरी 50,000 रुपए सैलरी मिल रही है, तो उसे इतनी ही सैलरी मिलेगी, सैलरी बढ़ के तो मिल नहीं रही है, उतनी सैलरी मिलेगी, और यहाँ पर मुद्रा का मूल्य हो जाएगा कम, तो ठीक है, इसको घाटा ही होगा। तो ये सी गलत हो जाएगा, सिर्फ सही पूछ रहा है, तो 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 59, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुए। 1991 के, यानी कि जो एलपीजी होते हैं, तो एलपीजी के जो सुधार हुए थे, हमारे रिफॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से सुधार जो उसमें परिवर्तन होते हैं। जीडीपी में कृषि का हिस्सा बहुत बड़ा है, पहला ऑप्शन है, ठीक है। अगर दूसरे ऑप्शन की हम बात करेंगे, ओके जस्ट अ सेकेंड, दूसरा है एफडीआई का अंतर प्रवाह बढ़ गया है, ठीक है, और विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई है। तो बी सी हमारे दोनों सही हो जाएंगे, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 59 के लिए। 59 के लिए हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, ठीक है। यानी कि एफडीआई का इनफ्लो बढ़ गया है, क्योंकि हमने एलपीजी में एलपीजी यानी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हमने जो है ओपन कर दिया मार्केट, प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, ठीक है, मार्केट ओपन हो गया तो इन्वेस्टमेंट आने लगी, जो है एफडीआई का इनफ्लो बढ़ गया है। विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई है, बिल्कुल डेफिनेटली, जब इकोनॉमी ओपन हो गई है तो विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई है। तो दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, बी और सी, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 60वां, स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे, निम्न में से किसे आवंटित करे जाते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो ये किसको आवंटित करे, साधारण शेयर धारकों को, अधिमांश शेयर धारकों को, दोनों को, कंपनी के कर्मचारियों को। बिल्कुल, स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं वो कंपनी के जो कर्मचारी हैं, जो कि ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको ही इनको जो है इश्यू करा जाता है, ठीक है, डी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए करी गई थी, ठीक है, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो गेहूं, दाल, चावल, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी। जो हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, इन सभी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत करी गई थी। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है। तो भारत में जो हमारा टैक्स सिस्टम है, इसके बारे में पूछ रहा है कि किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है, प्रगतिशील, अधोगामी, आनुपातिक, प्रतिगामी। तो भारत में पाई जाती है अधोगामी टाइप की जो है जो कर प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है। रोलिंग प्लान के बारे में पूछ रहे हैं, तो तीसरी, पांचवी, छठवीं, आठवीं। रोलिंग प्लान बोलते हैं हम छठवीं जो पंचवर्षीय योजना है, इसको हम रोलिंग प्लान के तौर पर यहाँ पर देख रहे होते हैं।
निम्न में से कौन सा कथन सही है, इनमें से जो सही स्टेटमेंट है उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एनएनपी की बात कर रहे हैं, एनएनपी बराबर यानी कि हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जीडीपी, जीएनपी, ये सारे जो टर्म्स होते हैं हमारे नेशनल इनकम से, उससे रिलेटेड होता है। तो एनएनपी में यानी कि नेट नेशनल जो प्रोडक्ट है उसके बारे में पूछ रहा है। तो एनएनपी में होता है हमारा जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस घिसावट, यानी कि जो डेप्रिसिएशन होता है घिसावट हुआ है उसको निकाल के जो जीएनपी बचता है उसको हम एनएनपी बोलते हैं। तो पहला हमारा सही है। दूसरा एनएनपी, एनएनपी अब किसको बोलेंगे, तो एनएनपी बराबर जीडीपी, जीडीपी को तो इंक्लूड करा ही जाएगा, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक हमारा जो प्रोडक्ट होता है प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय घिसावट हुआ है, ठीक है। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय होती है इसमें, ठीक है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन इसमें सही है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, 1 और 2 दोनों सही। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे होंगे। 65 को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर हम एफडीआई की बात करेंगे तो इनमें से कौन सा एफडीआई का एग्जांपल हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो विदेशों में मौजूद कपड़ा मिल का अधिग्रहण करना, ये है। विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली व्यावसायिक फर्म का निर्माण, ये है। विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बॉन्ड अथवा स्टॉक का क्रय, ये हमारा सी है, जो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 65 का सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट 66 देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन की निम्न सभी कारणों में से कभी कभी आलोचना करी जाती है सिवाय इसके की, यानी कि जो डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी आलोचना करी जाती है। किसके अलावा इसकी आलोचना करी जाती है, इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने के लिए कोई तरीका नहीं है, यानी कि मैकेनिकल जो मैकेनिज्म है, जो डिस्प्यूट्स होते हैं उन डिस्प्यूट्स को निपटाने के लिए कोई मैकेनिज्म है नहीं, और अगर होता भी है वो मैकेनिज्म तो उसमें जो वैकेंसीज हैं वो मतलब खाली पड़ी रहती हैं, उसमें कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं होती। तो ये इसकी आलोचना करी जाती है इसके अलावा, ठीक है। चलिए, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी। अगर हम यहाँ पर प्राथमिक घाटे की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी से क्वेश्चन है, तब उधार की राशि कैसी होगी। ब्याज भुगतान से अधिक, ब्याज भुगतान से कम, ब्याज भुगतान के ठीक बराबर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। जब अगर प्राथमिक घाटा शून्य है, प्राथमिक घाटे की बात करेंगे तो उधार की राशि, यानी कि हमें उधार देना ही नहीं है किसी का, तो प्राथमिक घाटा शून्य होगा। तो ब्याज भुगतान के ठीक बराबर जो ये उधार की राशि हो रही होगी, तो ब्याज भुगतान के ठीक बराबर सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 68, यूएनडीपी के किस मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक है, इसकी शुरुआत हुई थी। तो जो हमारा यूएनडीपी के द्वारा जो एचडीआर रिपोर्ट है, इसकी शुरुआत की बात कर रहा है, तो इसकी शुरुआत होती है हमारी 2010 में, एचडीआर 2010 में, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का एचडीआई स्कोर क्या था, तो ठीक है 2020 यानी करंट का, उस टाइम करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उस टाइम के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे तो 131 हमारा उस टाइम पे। अभी आपको जो प्रेजेंट वाला है वो पता होना चाहिए। निम्न में से किस वर्ष में एमसीएमई का जो एमएसएमई है, एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण करा गया था। तो जो नया क्लासिफिकेशन करा गया था, जो टर्नओवर और नेटवर्थ के अकॉर्डिंगली जो कैपिटल है इनका, कैपिटल और टर्नओवर के अकॉर्डिंगली जो इनका क्लासिफिकेशन करा गया था, ये 2000 जो हम बात करेंगे इसके बारे में, तो ये हमें 2020 में देखने को मिलता है। अगर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो कैपिटल होती है इनकी 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, इस तरह से होती है। और इनका टर्नओवर होना चाहिए 5 करोड़, 50 करोड़ और 250 करोड़, इस तरह से इनका जो है क्लासिफिकेशन करा गया था, ठीक है। चलिए 71 के बारे में हम बात करेंगे। निम्न में से कौन सी गिल्ट एंड सिक्योरिटीज कहलाती हैं। गिल्ट एंड सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं, तो गिल्ट एंड होती हैं जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर, सरकारी प्रतिभूतियां, तो बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम बोलते हैं गिल्ट एंड सिक्योरिटीज, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। 72 के बारे में बात करेंगे। मीगा संबंधित है, ठीक है, बहुपक्षीय विनिमय गारंटी अभिकरण। तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक समूह है, यहाँ से हमारा जो है ये समूह इससे संबंधित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बारे में हम बात करेंगे तो भाई जो हमारी विश्व बैंक जैसे मिलके बनता है जिन एजेंसी से, मीगा उन्हीं में से एक है, ठीक है। चलिए, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्न में से किस कर को समाप्त करा गया, यानी कि जीएसटी के द्वारा किस एक टैक्स को खत्म करा गया था। तो ध्यान रखेंगे वैट, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स था। ये जो टैक्स के ऊपर जो टैक्स होता था, यानी कि जो हर स्टेज पे एक जो टैक्स मतलब हर स्टेज पे अलग से जो सेपरेटली लगता था, इस वैट को समाप्त करा गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है इनमें से, तो इसके बारे में हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा उत्तराखंड में नहीं है। तो सीबीआरआई है, ओएनजीसी है और बीएचईएल है, भेल है, लेकिन एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये हमारा उत्तराखंड में हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है। वैट किस वर्ष से आरंभ करा गया, देखो वैट से दो क्वेश्चन, एक तो जीएसटी से लिंक करके पूछ लिया है, एक उत्तराखंड में वैट कब लागू करा गया था, यहां से पूछ लिया है उन्होंने। तो उत्तराखंड में जो वैट लागू करने की बातें करी जाती है, 2005 में उत्तराखंड में वैट को लागू करा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित करा गया था, तो कितने जिलों में इसको शुरू करा गया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, 9 जिलों में इसको जो है इसको संचालित करा गया था। उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी, तो पूछ रहा है यहाँ पर, यानी कि जो 20 से 21 वाला टाइम था, करंट से क्वेश्चन था, वहां से ये पूछ लिया है कि किस टाइप के बैंक थे वो जो कि उत्तराखंड में सबसे कम थे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा जो हमारे जिला सहकारी बैंक है, जिला सहकारी बैंक है, उनकी संख्या सबसे जो है कम देखने वाली थी उत्तराखंड
उत्तराखंड के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक्स के पिता किसको किसको माना जाता है? तो जेनेटिक्स के पिता की बात करेंगे तो ग्रेगर जॉन मेंडल इनको जेनेटिक्स का पिता माना था। हम जानते हैं कि मटर के दाने में इन्होंने जो क्रोमोसोम्स और जेनेटिक्स के बारे में इन्होंने जो पता लगाया था। रामसर साइट्स क्या है? अंतरराष्ट्रीय महत्व के स्मारक, पर्वत, आर्द्रभूमि, ज्वालामुखी। तो सीधी सी बात है, रामसर साइट के बारे में बात करेंगे तो ईरान के रामसर में जो हमारी ट्रीटी होती है उससे रिलेटेड है ये सारी चीजें। तो अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्रभूमियां होती हैं, जो वेटलैंड्स होती हैं, दलदली भूमि जो जगह होती है, उनको हम अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां उनको हम डाल देते हैं रामसर की साइट में, रामसर लिस्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान करा जाता है? तो मतलब किसको प्रदान किया गया? 2021 का पूछ रहा है, करंट का क्वेश्चन था, तो उस टाइम के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर 81वां क्वेश्चन है, 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कॉप 26 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो ध्यान रखेंगे करंट में जो कॉप्स वगैरह होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कॉप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे भी फर्दर कॉप से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान रखना है। उस टाइम पर ये जो कॉप हुआ था ग्लासगो में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय संस्था WW वर्ल्ड वाइड फंड जिसके बारे में हम बात करें, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आप कभी भी वर्ल्ड वाइड फंड गूगल पर डालेंगे तो आपको पांडा जरूर नजर आएगा वहां पे, तो महाकाय पांडा इसका यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में भारत, इवन जो लोगो है ना WWF का, उस लोगो में भी पांडा आपको दिखेगा। वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, तो सबसे बड़ा हमारा जो भारत का नागरिक पुरस्कार है उनमें से कौन सा है? उसका नाम भारत रत्न है। ठीक है, भारत रत्न, उसके बाद पद्म पुरस्कार आते हैं, पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, उसके बाद सबसे लास्ट में आता है पद्म श्री। इनमें से इनकी जो हायरार्की है, लेकिन सबसे बड़ा होता है हमारा भारत रत्न। ठीक है, चलिए अगला, सुदूर संवेदन तकनीक यानी जिसे हम रिमोट सेंसिंग बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग में किसका प्रयोग होता है? यानी किस प्रकार की वेव है, कौन सी जो तरंग है, इनका यूज हम करते हैं? विद्युत तरंगों का, सोनार का, गामा का, विद्युत चुंबकीय जो है तरंगों का। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर रिपीटेड हो गया है, इनको आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो जो हमारा इसका विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करते हैं हम जो रिमोट सेंसिंग में। रिमोट सेंसिंग में क्या होता है? किसी चीज के बिना फिजिकल टच में आए हुए हम उसकी जो है रासायनिक और फिजिकल या फिर उसके अन्य गुणधर्मों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला है झूम। झूम क्या है? तो हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में जो झूम है ये एक प्रकार की खेती यानी कि जो ट्रांसफर जो स्थानांतरित खेती होती है उसका एक प्रकार है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में भारत में काफी प्रचलित है। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है तो वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम चालक। ठीक है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो रेजिस्टेंस होता है उनमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, यानी कि धारा बहुत आराम से प्रवाहित होती है, उसको बोलते हैं हम कंडक्टर यानी कि चालक बोलेंगे उसको। ठीक है, 87, प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो देखो भाई, प्रकाश और ध्वनि, इनसे दो टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि किसकी ध्वनि, किसकी जो चाल है सबसे ज्यादा कहाँ होती है। यहाँ प्रकाश के बारे में पूछ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रकाश की गति कहाँ पर सबसे अधिकतम होती है? वायु में, निर्वात में, जल में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की गति निर्वात में सबसे ज्यादा होगी। वहीं अगर जब हम बात करते हैं ध्वनि, तो ध्वनि की गति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि सॉलिड और सॉलिड में भी बात करते हैं जो ऑप्शन होंगे उनमें से, तो स्टील या फिर इस्पात जो हम बोलेंगे उसमें जो है ध्वनि की चाल सबसे अधिक देखने को मिलती है हमें। ठीक है, चलिए 88वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है? तो जो केंचुआ होता है हमारा, केंचुआ को भूमि जोतने वाला, क्योंकि केंचुआ क्या है? मिट्टी को खाता है और मिट्टी को खा के मिट्टी को ही अपने शरीर से निकालता है, तो उससे क्या है, वो मिट्टी को ऑलमोस्ट मतलब मिट्टी को जोतने वाला कहा जाता है। आपने देखा होगा जहां भी केंचुआ दिखेगा तो आपको मिट्टी के छोटे छोटे से कण दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो विटामिन सी होता है हमारा, जो विटामिन सी के द्वारा स्कर्वी नाम का बीमारी हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को किस में संग्रहित करा जाता है? तो अगर देखा होगा कि जो पशु में कृत्रिम गर्भाधान होता है उस टाइम पर जो शुक्राणु होते हैं उनको प्रिजर्व करने का या फिर उनको स्टोरेज करने के लिए जो तरल नाइट्रोजन है, वो एक सिलेंडर होता है, उसमें ये शुक्राणु उसमें जो है प्रिजर्व रहते हैं। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ए 90 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 91 देख लेते हैं, निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से कौन सा रासायनिक किस रासायनिक ग्रुप से सेलुलोज संबंधित है? तो सेलुलोज कौन से ग्रुप से संबंधित है? शर्करा, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो सेलुलोज के बारे में हम बात करेंगे, तो सेलुलोज एक प्रकार का शर्करा है। ठीक है, चलिए अगला, आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी दो जीवाणु हैं, यानी कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रयोग यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से दो बैक्टीरिया जिनका यूज बहुत ज्यादा होता है, इनमें से ऑप्शंस देख लेंगे, नाइट्रोसोमोनास क्लेसिबा, एशेरिकिया कोली और एग्रोबैक्टीरियम। तो बिल्कुल हमारा बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एशेरिकिया कोली और एग्रोबैक्टीरियम, इनका यूज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा कर रहे होते हैं। 93, दो जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है, यानी कि दो जैविक समुदायों के बीच में संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन जोन। एक ऐसा मान लीजिए ये ए है ये बी है, इस तरह से अगर हम इनको इस तरह से कुछ मिला दें तो ये जो वाला ट्रांजिशन जोन है इसमें ए और बी दोनों की जो है विशेषताएं देखने को मिलेंगी, इसको बोलते हैं हम इकोटोन। तो 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इकोटोन, यानी कि इसमें ए और बी दोनों की विशेषताएं देखने को मिलेंगी। 93 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, चलिए
यदि कोई एक इनपुट गेट, देखो यहाँ पर एक गेट दिया गया है, एक इनपुट गेट हाई एक और आउटपुट गेट हाई एक है, तो ये कौन से इनमें से किस टाइप का जो गेट मिलेगा, तो ये गेट मिलेगा हमें और प्रकार का गेट मिलेगा। और एंड नॉट, ये नॉर गेट होते हैं, तो उनमें से और प्रकार का ये गेट हमें मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर एक लॉजिक सर्किट दिया गया था। लॉजिक सर्किट की बात करेंगे तो इसका आउटपुट पूछा गया था। अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो कुछ एक स्ट्रक्चर इस प्रकार की दी गई थी, एक लॉजिक गेट था, एक ही क्वेश्चन ऐसा आया था, जरूरी नहीं है ऐसे क्वेश्चन बार बार आ जाए। तो इसका राइट ऑप्शन था यहाँ पर एक, इसका राइट ऑप्शन था। ठीक है, तो वो इसमें सर्किट नहीं दिखाया गया है, लेकिन एक सर्किट यहाँ पर लॉजिक गेट बनाया गया था, फिजिक्स का क्वेश्चन था। ओएसआई रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है? आईपी एड्रेस का पूछा जा रहा है कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल है, इसमें कि किस लेयर पर आईपी एड्रेस का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए नेटवर्क पे, एप्लीकेशन पे, ट्रांसपोर्ट पे, डेटा लिंक पे। तो ये यूज हो रहा होता है नेटवर्क लेयर पर आईपी एड्रेस का यूज होता है। ठीक है, चलिए अगला, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक यानी कि प्राइमरी मेमोरी है जो कंप्यूटर में? हार्ड डिस्क, रैम, कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव। प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी हम बात करते हैं रैम को। ठीक है, जो कि परमानेंट मेमोरी होती है। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा होता है? सीपीयू की बात पूछ रहा है कि कंट्रोल यूनिट का निम्न में से इनमें से कौन सा कार्य होता है, मतलब कौन क्या कार्य कर रहा होता है सीपीयू? तो डिकोड, प्रोग्राम, अनुदेश करना सीपीयू का जो है इसका कार्य इनमें से होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 98 का ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे 99। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन थे? सुंदरलाल बोगड़ा, चंद्र प्रसाद भट्ट, कल्याण सिंह रावत, मेधा पाटेकर। ठीक है, तो मैती आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत जी। मैती आंदोलन हम देखेंगे, मैती यानी कि जो दूल्हा होता है जब शादी हो रही होती है तो गिफ्ट के तौर पर वो एक पेड़ है, एक पेड़ को ससुराल में इम्प्लांट कर रहे होते हैं और उस पेड़ को बड़ा कर रहे होते हैं। इसको कल्याण सिंह रावत के द्वारा शुरू करा गया था उत्तराखंड में। उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित करा गया था, स्थापित करा था? ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है, हमारा 100 क्वेश्चन है, तो ये मुक्तेश्वर में इसको जो है स्थापित करा गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। 101 के बारे में देखेंगे। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना यानी कि बात करेंगे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफआरआई जो कि देहरादून में उपस्थित है, इसकी स्थापना की बात करी जा रही है कि भाई जो एफआरआई है इसकी स्थापना मतलब किस ईयर में होती है? तो इसकी स्थापना 1906 में हमें देखने को मिलती है। अभी प्रेजेंटली कहां पर, ये देहरादून में अभी ये लोकेटेड है। ठीक है, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? तो इसके बारे में ऑप्शन है हिमालय कस्तूरी मृग, हाथी, हिम तेंदुआ और मोनाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हिमालय कस्तूरी मृग है। ठीक है, इसके लिए जो हम बात करेंगे तो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसके संरक्षण के लिए इसको स्थापित करा गया है। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? राजकीय वृक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, तो उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष देखने को मिलेगा हमें बोरांस। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसी नोबेल शांति पुरस्कार 2021, तो नोबेल 2021 उस टाइम के करंट से रिलेटेड था, तो उस टाइम पे इसका राइट ऑप्शन था मारिया रेसा, दमित्री मुरातोव, उनको शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली जो प्रथम भारतीय महिला की हम बात करेंगे उनसे ऑप्शंस में से, तो प्रियंका मोहिते उस टाइम पे काफी चर्चा में थी, तो उस टाइम पे ये करंट से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन था। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष इनको प्रदान करा गया था? तो इसका राइट ऑप्शन मिल जाएगा हमें 2001 में इनको जो है ये भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया ढाका को किस भारतीय शहर से? यानी कि मिताली के बारे में, जो भारत बांग्लादेश के बीच में जो नई रेल शुरू हुई थी, तो भारत के मतलब ढाका को बांग्लादेश से और भारत के कौन सा शहर है उसको जो जोड़ा गया था इसके द्वारा, तो न्यू जलपाईगुड़ी जो कि पश्चिम बंगाल में, इसको जोड़ा गया था। इसमें राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फिट निम्न में से किसकी जीवनी है? ठीक है, तो पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल, नवाब पटौदी, सचिन तेंदुलकर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुलेला गोपीचंद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित करा गया था? तो उस टाइम से रिलेटेड मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन हमारा, तो जो राइटिंग विद फायर, ठीक है, इसको जो है इसके लिए नॉमिनेट करा गया था। किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति इसको 2.0 इसकी शुरुआत करी गई थी? तो इसको शुरू करा गया था गुजरात के द्वारा। ठीक है, स्टार्टअप्स के मामले में गुजरात काफी आगे, तो यहाँ पर एक कॉमन सेंस लगा के इस क्वेश्चन को करा जा सकता था। ठीक है, चलो अगला देखेंगे, जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम बताएं? तो प्लान 20 का नाम था, यानी कि जो रेलवे ट्रैक है उसके आसपास जो मधुमक्खियों जैसी आवाज वाली जो इंस्ट्रूमेंट है वो लगाए गए थे, क्योंकि जो एलिफेंट्स होते हैं जो मधुमक्खियों से, क्योंकि उनको सूंड को काटना है इसलिए वो डरते हैं और दूर भाग जाते हैं उस एरिया से। तो प्लान 20 का नाम था। 111 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, चलिए, विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता? तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, विश्व रैपिड शतरंज के बारे में पूछा जा रहा है, इसको किसके द्वारा जीता गया था? तो नोदरबेक अब्दुलसत्तारोव, कुछ रशियन टाइप का नाम है, ये ध्यान रखेंगे। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर। ये काफी क्वेश्चन रिपीटेड मोड पे रहता है, काफी ज्यादा आता है क्वेश्चन। निम्न समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में जो है पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा द न्यूयॉर्क टाइम्स को उस टाइम पर ये जो है पुरस्कार दिया गया था। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित खिलाड़ी का नाम था यहाँ पर, और टोक्यो ओलंपिक में जो दिए गए थे उनके अकॉर्डिंगली ये था। ठीक है,
तो पीवी सिंधु को कांस्य दिया गया था, ये सही है। बजरंग पूनिया को रजत नहीं, रजत नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ये सुमेलित नहीं है पूछ रहा है ना, तो हाँ बजरंग, ये 20 का जो है गलत हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन सही थे, तो 20 का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, ये करंट का क्वेश्चन है, इसलिए कुछ जानने की जरूरत नहीं है। भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर करी जा रही है? तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, इसको हम ध्यान रखेंगे, मेरठ में इसकी स्थापना करी जा रही थी उस टाइम के अकॉर्डिंगली, उस टाइम पर ये चर्चा में था। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल यानी कि अफस्पा के बारे में हम बात करें तो इनमें से किन 6 राज्यों को 6 मतलब किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित करा गया था इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करेंगे तो उस टाइम पर किस में अफस्पा है इसको लगाया गया था, तो नागालैंड में 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र है इसको घोषित करा गया था। निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह ही की आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया? तो ध्यान रखेंगे रानी कमलापति, जो कि भोपाल का रेलवे स्टेशन था, उस टाइम पे काफी चर्चा में बना हुआ था, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। विश्व की शीर्ष सूचना यानी कि आईटी कंपनी, उनके संदर्भ में ये इनका मिलान करके जो उनके सीईओ हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है कि किस कंपनी का जो सीईओ है वो कौन सा था, ठीक है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंगली करंट का क्वेश्चन था, हमें जानने की जरूरत नहीं है। अगर देख लेंगे फिर भी उस टाइम के हिसाब से जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। उस टाइम के हिसाब से कौन सा उस टाइम पे कौन सा था, अभी अपडेटेड हमें देख पढ़ने होंगे क्योंकि करंट का क्वेश्चन है, तो जो भी जो नए रिसेंट मैगजीन्स में आएंगे हम उनको देख रहे होंगे। नवंबर 2021 में मोदी, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ कराया था? तो नोएडा में जो हमारा जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था, ठीक है, वहां की बात करी जा रही है। ये ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित कराया जाता है? तो गंगा सागर कहाँ पर हम देखेंगे, हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल में, काफी फेमस है, ठीक है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र यानी कि सर्वश्रेष्ठ ड्रामा के लिए गोल्डन अवार्ड 2022 जीता है? तो ये जिसके द्वारा जीता गया था, राइट ऑप्शन हो जाएगा पावर ऑफ द डॉग, ठीक है। चलिए, सुमेलन करना के यहाँ पर कुछ जो नृत्य थे, ये हमारा जीके जीएस के मतलब अप्रोच से भी सही हो जाएगा, मतलब काफी सही ठीक क्वेश्चन है। यहाँ पर इसके बारे में हमसे पूछा गया है कि इनमें से जो नृत्य हैं इनको हमें बताना है, ठीक है, कौन सा नृत्य किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन था इसका 2 1 4 3, यानी कि सी हमारा इसका राइट ऑप्शन था, ठीक है। 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित थे? तो इंद्र देवता को ये समर्पित थे, ठीक है। इंद्र को बात करेंगे तो ऋग्वेद के सबसे ज्यादा जो मंत्र हैं वो इंद्र को समर्पित थे, तो 124 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। 125 की बात करेंगे, निम्न में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? तो जैन परिषद, जो पहली जैन परिषद है, जो बौद्ध परिषद है, उनका भी पूछा जाता है। चारों परिषदों के बारे में कौन सी कहां पर हुई थी, किसके शासनकाल में थी, किसने अध्यक्षता करी थी, लेकिन यहाँ जैन परिषद के बारे में पूछा गया, तो जैन परिषद के बारे में पहला क्वेश्चन हो जाएगा, इसका जो मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा पाटलिपुत्र में। निम्न में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन के द्वारा करी गई थी? तो इनमें से जो हर्षवर्धन के द्वारा जिसकी रचना करी गई थी, प्रियदर्शिका की रचना हर्षवर्धन के द्वारा, हर्षचरित ये ध्यान रखना है, इसके नहीं बल्कि बाणभट्ट के द्वारा इसकी रचना करी जाती है। बात करेंगे निम्न में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? रुद्रमा देवी से संबंधित की बात करेंगे तो इनमें से कौन सा, तो काकतीय, ठीक है, इसी हमारा राइट हो जाएगा। रुद्रमा देवी की बात करेंगे तो काकतीय जो राजवंश होती है इससे संबंधित होती है रुद्रमा देवी। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था, ठीक है। भास्कर द्वितीय के बारे में पूछेंगे, लीलावती का जो लेखक है भास्कर द्वितीय, इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये इनके बारे में बात करेंगे तो ये गणतज्ञ थे भास्कर, ठीक है। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो कृषि कर्म की 8 जो अवस्थाएं उनका वर्णन कहाँ पर दिया गया है, तो उसका वर्णन मिलेगा हमें मिलिंद बनो, ठीक है, मिलिंद बनो में मिल रहा होगा, ठीक। अगला, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? सोने और चांदी के सिक्कों की जो अनुपात है, अगर उस अनुपात की तो वो अनुपात मिलेगा हमें 1:35, ठीक है। यानी कि सोने के सिक्के 1 अनुपात में और 35 1:35 सोने चांदी का, ये जो है अनुपात हमें मिल रहा होगा। गधैया था, गधैया क्या था उस टाइम पे, मतलब अगर हम बात करें तो गधैया क्या था, तो गधैया की अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में बात कर रहे होंगे तो एक प्रकार का जो है सिक्का होता था जो गधैया होता था, ठीक है। 131 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 32 की बात करेंगे तो उदयनजीरल किस वंश से संबंधित था? तो ये चेर वंश से संबंधित है, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उनके बारे में पूछा जा रहा है, कौन से राष्ट्रकूट शासक थे उनमें से जिनके द्वारा जो एलोरा का कैलाश मंदिर है उसका कृष्ण प्रथम के द्वारा इसका जो है निर्माण कराया था? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मौर्य काल में प्रणयम था, ठीक है। मौर्य काल में जो प्रणयम होता था वो क्या होता था? तो मौर्य काल में जो प्रणयम होता था इमरजेंसी टैक्स हुआ करता था, आपातकालीन टाइम पर जो है इसका जो है कलेक्ट करा जाता था। निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रत्यार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं ध्रुव, गोविंद द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा गोविंद तृतीय को हराया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
हजार दीनारी नाम से किसको जाना जाता था, यानी कि हजार दीनारी किसको बोला जाता था, तो जो सिकंदर लोदी थे लोदी साम्राज्य में, उनको हजार दीनारी के नाम से, जस्ट अ सेकंड, हजार दीनारी के नाम से मलिक कफूर है, मलिक कफूर को जाना जाता था। ठीक है, तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, हजार दीनारी यानी हजार दीनार से इनको खरीदा गया था, ऐसे इस तरह से इनको हजार दीनारी बोला जाता था। निम्न में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था, इल्तुतमिश का इनमें से प्रतिद्वंदी कौन नहीं था, इनमें से ताजुद्दीन यल्दौस, नसरुद्दीन कुबाचा, अली मर्दान और मलिक अल्तुनिया। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मलिक अल्तुनिया। मलिक अल्तुनिया इल्तुतमिश के प्रतिद्वंदी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था। ठीक है, मोहिनी अट्टम, यक्षगान, कृष्ण अट्टम और भरतनाट्यम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी यक्षगान। यक्षगान का जिसमें जो है दक्षिण भारत की जो विजयनगर साम्राज्य है इसमें इसका जो है प्रतिपादन हुआ था। निम्न में से किसने किस पुस्तक की रचना करी थी, ये पुस्तक का नाम था खजाइन उल फतूह नाम की जो पुस्तक है, इसकी रचना किसके द्वारा करी गई थी, तो खजाइन उल फतूह की जो रचना करी गई थी अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है, 40, निम्न में से कौन नूरजहां जुंटा इनमें से सदस्य नहीं था, इस ग्रुप का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं था नूरजहां जुंटा, तो एतमादुल्ला था इसमें और महाबत खान इसमें नहीं था। ठीक है, तो इस चीज का राइट आंसर हो जाएगा आसफ खान और खुर्रम इसमें शामिल थे जो नूरजहां जुंटा सदस्य था। अगला, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, कैबिनेट मिशन की सदस्य की हम बात करें तो इनमें से पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर ये भी इसमें शामिल थे, और बात करेंगे सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स भी थी, जॉन साइमन, साइमन नहीं थे इनमें से, साइमन कमीशन के सदस्य थे, वो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है क्रिप्स मिशन में शामिल नहीं थे। अगला, भारत में वित्तीय संघ विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ करा था, वित्तीय विकेंद्रीकरण के बारे में बात करेंगे तो लॉर्ड मेयो का नाम इसमें आता है वित्तीय विकेंद्रीकरण। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूके में भी पूछा गया है, बीपीएससी में पूछ लिया गया है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गंगाराम तथा खीमदेव नामक दो भाई थे, ये किस आंदोलन के दौरान जो शहीद हुए थे, उत्तराखंड जीके की बात करी जा रही है यहाँ पर। तो ये हम बात करेंगे भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 वाले टाइम पे हो रहा है, इस टाइम पर ये जो है दोनों भाई शहीद होते हैं। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति है गिफ्ट टू मैथन वेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक ईश्वरवादियों को उपहार, ये किस भाषा में लिखी गई थी, तो इसकी अगर हम लैंग्वेज की बात करेंगे तो ये फारसी भाषा में लिखी गई थी, हो जाएगा। ठीक है, 45, 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनाशक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूरा करा, यानी कि अनाशक्ति योग का जो ट्रांसलेशन है कहां पर करा गया था गांधी जी के द्वारा, तो इसका कौशानी में। ठीक है, कौशानी में इसको गांधी जी के द्वारा इसको पूरा ट्रांसलेट करा गया था। भारतीय संघ में विलय के समय टेहरी राज्य का राजा कौन था। ठीक है, टेहरी राज्य का राजा उस टाइम पर कौन होता है, तो टेहरी राज्य के राजा की हम उस टाइम पे बात करेंगे तो मानवेंद्र शाह उस टाइम पर जो है टेहरी के राजा होते हैं। टेहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे, तो टेहरी से दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। टेहरी रियासत के जो प्रथम नरेश होते हैं ललित शाह। ठीक है, 147 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, कालू मेरा, कालू मेरा काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कालू मेरा से, तो कालू मेरा संबंधित है 1857 के विद्रोह से कालू मेरा संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना है। निम्न मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है, उत्तराखंड का इतिहास कहां से नहीं मिलता है इनमें से, तो तारीख बदायूं में मिलेगा, शाहजहांनामा में, जहांगीरनामा में मिलेगा, लेकिन बाबरनामा में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। विश्वत रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, ये पूछा जा रहा है, केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया और ब्राजील। तो इनमें से जो मैक्सिको है यहाँ से जो है हमारी विश्वत रेखा देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है कंप्लीट 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये 2021 का उत्तराखंड का पेपर था जो कि 2022 में कंडक्ट हुआ था। अगले वीडियो में हम 2016 का जो क्वेश्चन होगा उसको इसी प्रकार से डिस्कस कर रहे होंगे कंप्लीटली। इस तरह से उत्तराखंड के लिए हम जो उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन है उनके लिए भी हम कुछ इनिशिएटिव्स लाने वाले हैं, और इस तरह से स्टेट पीसीएस के लिए जो सामग्री है, जो बेस्ट कंटेंट है वो आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। टेस्ट सीरीज और जो वर्ल्ड मैपिंग है वो भी हमारे द्वारा चलाई जा रही है, आप जाके जो प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। अब तक आपने अगर जीएस ह्यूमर को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जीएस ह्यूमर को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें। आगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।